नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल कल जो हुआ मोदी के गढ़ में, यानी मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, उसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपराध की उन सभी विधाओं को पुनर्स्थापित किया जिन विधाओं को बाहरी आडंबर के जरिए बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है। गोरखपुर हो, कानपुर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, चंदौली हो या फिर पीलीभीत हो, बहराइच हो या फिर झांसी हो, मतलब पूरे प्रदेश में अपराध की एक गंगा बह रही है। इस गंगा में पुलिस के अधिकारी खूब जमकर गोते लगा रहे हैं। अगर मौका मिल जाता है तो कभी कभी अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर ले लेते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। रोज प्रदेश की जो इंटेलिजेंस वाला एक अलग विभाग है जो रिश्वत लेते लोगों को गिरफ्तार करता है, वो रोज पकड़ रहा है। लेकिन हौसले तो देखो, उसके बाद भी रोज रिश्वतखोरी हो रही है। लेकिन जो कल बनारस में हुआ, कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करते करते छात्र का इतना दिमाग गड़बड़ा गया कि उसने 8 गोली ठोंक दी। और फिर जब छात्र सड़क पर उतरे तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस के हाथ पांव फूल गए, उसी जाबाज पुलिस के जो 2 मिनट में हाफ और फुल एनकाउंटर कर देती है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हम समझेंगे आलोक सर से, फिर हम और कुछ भी पूछेंगे। आलोक सर, क्या हुआ बनारस में? कल पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, इकाई के एक बच्चे को 8 गोली मारी जाती है, थोड़ी बहुत नहीं। देखिए शिव कुमार जी, जिस कॉलेज में आज ये भयानक कांड हुआ है वो कॉलेज अपने प्रतिभाशाली और गौरवशाली, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। वहां प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की सुविधा है। अब वो ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, उदय प्रताप कॉलेज। और उस जगह पे जहां से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है, राजर्षि शिशु विहार उसका प्राइमरी विंग का नाम है, वहां से शुरू किया था। वहां पे आज मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिन दहाड़े छात्र सूर्य प्रकाश सिंह को दूसरे छात्र ने सीने पर पैर रख के 8 गोलियां, 5 कनपटी में, बाकी 3 में शरीर पे उतार दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शब्दों में कहें कि उसने कानून व्यवस्था के सीने पर पैर रखकर कानून व्यवस्था की कनपटी पर 5 गोली मारी है। क्योंकि अखिलेश यादव ने क्या कहा था गोरखपुर के मामले के बाद, कि राजकुमार चौहान को जिस तरह से अपराधियों ने मारा है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश का आज खात्मा कर दिया। एक हफ्ते में 3 बड़ी घटनाएं। बदायूं में एचपीसीएल के प्लांट में एक डीजीएम, एक असिस्टेंट मैनेजर के अजय प्रताप सिंह नामक अपराधी घुस के दिन दहाड़े जान ले लेता है। उसके 2 दिन बाद कांड हो जाता है गोरखपुर में सुबह सुबह। और आज और मजेदार बात यह है कि गोरखपुर के कांड के बाद योगी जी एक बहुत बड़ी मीटिंग लेते हैं, कानून व्यवस्था पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और योगी जी 108 महीने में इस तरह मेरे हिसाब से 216 से लेकर 324 कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक ले चुके होंगे। और बार बार होता है कि योगी जी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन भी अधिकारी ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भक्त मीडिया तुरंत चला देता है। पूछना है योगी जी से, बदायूं के एसपी का क्या हुआ? आपने सिर्फ ट्रांसफर किया। गोरखपुर में तो वो भी जहमत नहीं उठा पाए आप। लगता है किसी बड़े
समझ लीजिए। और वाराणसी, वाराणसी में क्या नहीं हो रहा है पिछले 2 सालों से। लेकिन पूर्व पत्रकार अवनीश विद्यार्थी ने आज हमसे बातचीत में कहा कि अब बड़े अधिकारियों को एहसास हो गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कई पुलिस कमिश्नर तो जहां अपराध होता है वहां जाते तक नहीं। कमिश्नरी व्यवस्था का उन्होंने कहा कि जब पहले एसएसपी हुआ करते थे उसके ऊपर डर रहता था जनता का। अब अधिकारियों को पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी नहीं, और कार्रवाई कर भी नहीं पाते योगी आदित्यनाथ जी। सच्चाई ये है। तो ये जो हुआ है वाराणसी में आज, और किस दिन हुआ है? जिस दिन ईद के एक दिन पहले, और कल क्या सर्कुलर आया था कि जुमे की अंतिम नमाज है, इसलिए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। साहब पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वैसे ही बहुत सेंसिटिव माना जाता है। बड़ी संख्या में वहां एडिशनल फोर्सेस अलॉट इस वक्त तैनात की जाती हैं। होली, ईद, इन 2 त्योहारों पर हमेशा से इतना अतिरिक्त पुलिस बल, केंद्र पीएसी के भी जवान होंगे, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी बनारस में कई जगह तैनात है। उसके बाद इस तरह का हादसा हो जाता है। तो सारे दावे जो होते हैं ना, ये सारे दावे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया, अपराधी छोड़ के जा चुके हैं या ऊपर हैं। कुछ भक्त पत्रकार आएंगे, कहेंगे भैया इनकाउंटर होता, अरे इनकाउंटर होता है, फिर अगले दिन कैसे इतना बड़ा हादसा हो जाता है? अगले दिन कैसे हादसा हो जाता है? अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का इस वीडियो के बयान आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है कुमार जी, और उदय प्रताप कॉलेज में जो आज हुआ है, और जो एक सवाल मेरा आज युवाओं से भी है। वो बंदा सूर्य प्रकाश सिंह की छाती पे पैर रख के फायरिंग कर रहा है। क्या वहां पे कुछ छात्रों में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो पत्थर फेंके, कुछ फेंक के उसको बचाने के लिए दौड़े, और उसको तो भाग निकलता है? क्या हमारे देश के युवा भी इतने कमजोर हो गए हैं? शिव कुमार जी, मुझे याद है मैं 1978 में वाराणसी में रेलवे कॉलोनी में था। लोगों ने बहुत कस के आवाज सुनी, पता चला भीड़ जो है एक आदमी को दौड़ा रही है, और वो आदमी बड़ी वाली अपनी जो राइफल होती है उसको लेके फायर कर रहा है, तो भी भीड़ डर नहीं रही है, पत्थर ढेला से उसको पीछा कर रही है। भीड़ आगे बढ़ रही है उसकी तरफ। हाँ, वो गोली मार रहा है। मेरे आंख के सामने एक युवक को गोली लगी, वो गिर गया, लेकिन भीड़ ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। वो जाके रेलवे कॉलोनी के मकान में घुस गया, लेकिन पुलिस ने, क्षेत्र की जनता ने इतनी पत्थरबाजी की कि बाद में पुलिस ने आके उसको बचाया। हम पुलिस प्रशासन और नेताओं से क्या सवाल पूछें? लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी कॉलेज के छात्रों से सवाल है कि भैया तुम में से अगर 10 लोगों ने हिम्मत की होती ना साथ, तो शायद वो फायर करने के बाद वहां से भाग नहीं पाता। तो जरूरत यह है कि युवा मोबाइल पर कम ध्यान दे, थोड़ा शारीरिक रूप से इस तरह की घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। और हम क्या बात करें कानून व्यवस्था की सर? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब ने, जो इनको योगी जी ने अपनी सरकार बनते ही अपना पहला डीजीपी बनाया था, उनका कहना है कि जब तक इस तरह की वारदात होते रहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई भी औद्योगिक निवेश नहीं आएगा। इसमें भी क्या सब दो कोई राय थोड़ी है, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
पूरे प्रदेश के महानगरों का क्या हाल है। नोएडा में एक बच्चा मारा जाता है, एक गड्ढे की पानी की भेंट चढ़ जाता है, एसआईटी बने हुए अब तो महीनों गुजर गए। कुछ सप्ताह की बात कही गई थी कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, अभी तक तो आई नहीं। और ऐसा एक अकेला नोएडा नहीं है सर, कानपुर, फतेहपुर, अरे साहब, प्रयागराज, जिस योगी सरकार की उपलब्धि मैं बता रहा हूं, बांदा था कि कौन सा जिला था जहां दरोगा जी ने 2 ट्रक पकड़े थे और ट्रक वालों ने कहा कि हमारे पास नकद नहीं है, तो कहा हमारे मित्र कंप्यूटर दुकान चलाते हो, क्या 90,000 रुपया ऑनलाइन भेज दो। चित्रकूट। चित्रकूट। इस तरह के किस्से सामने आते हैं साहब। एक से एक आरोप लगते हैं। आपको याद होगा ना, वो जो एक शख्स ने अपनी जान ले ली थी गाड़ी के अंदर बैठ के कि मुझसे 6 लाख रुपया महीना वसूला जा रहा है। और वो आरोपी जो आईपीएस था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस 2.5 साल तक ढूंढ नहीं पाई थी। वो बांदा का था मामला, वो द्विवेदी वाला, एक खनन के व्यापारी थे द्विवेदी, उन्होंने एसपी पर आरोप लगाया कि हर महीने महीनेदारी मांगी जा रही है, वो मैं दे नहीं सकता। अब देखिए ना, लखनऊ में मैं केस जिला, भाई 9 साल चल रहे हैं, मैं योगी जी को साल दर साल बताता हूं। 2017-18 में एप्पल के मैनेजर विवेक त्रिपाठी का एक उत्तर प्रदेश के पुलिस के सिपाही ने गोली मार के गोमतीनगर विस्तार में जान ली थी। कमलेश तिवारी जो एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष थे, उनका किस तरह से धारदार हथियारों से उनकी जान ली गई लखनऊ में। अब चलते चलिए ना, मुन्ना बजरंगी के अगले साल मुन्ना बजरंगी की कौन सा जिला, ऐसा छोटा सा जिला जिसकी झील में उनकी जान ली गई? बागपत। बागपत जेल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जेल के अंदर भून दिया गया। फिर बांदा में भी 2 अपराधियों की जेल के अंदर जान ली गई। अतीक और अशरफ का दावा करते हैं कि अतीक और अशरफ को हमने जो है सजा दिलाई। हुआ क्या? पुलिस की अभिरक्षा में जहां दर्जनों पुलिस अधिकारी खड़े थे, वहां पत्रकार के बेस में 3 बंदे आते हैं और इतने ट्रेंड होते हैं कि जितनी गोलियां चलाते हैं सिर्फ अतीक और अशरफ को ही लगती है, अगल बगल किसी पुलिस वाले को नहीं लगती है। ये क्या कानून व्यवस्था की जीत थी? लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीवा को जिस तरह से मारा गया, वो क्या कानून व्यवस्था की मिसाल है? वो बहराइच में याद कीजिए, उस मिश्रा जी को भीड़ ने किस तरह से फायरिंग में उसकी जान गई थी। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर का व्यापारी जो गोरखपुर गया था, उसके गोरखपुर में वसूली के चक्कर में दरोगा जी ने उसकी जान ले ली। कितने कांड में गिनाऊं? मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन एक चीज जरूर हुई है, आज की ये घटना कितने चैनल पे डिस्कस हुई है, जरा बताइए सुकुमार की, वाराणसी की घटना मुझे चैनल पर बताइए। नहीं सर, ये प्राइम टाइम की डिबेट थी आज की। किस चैनल पे प्राइम टाइम की? दो बड़ी डिबेट थी आज की। एक वाराणसी की घटना, क्योंकि मोदी का गढ़ था, और दूसरी तो डिबेट थी पेट्रोल पर 2 रुपया और डीजल पर 20 रुपया। दोनों में किस से चैनल अगर पे? कहीं कुछ हुआ, आप मुझे बताइए किस पे? किसी पे नहीं सर, किसी पे नहीं। मैं तो कह रहा हूं आपसे, किसी पर नहीं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। उन्हें दिशा निर्देश है कि आप प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते हो। जबकि कानून व्यवस्था पे सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर 5 दिन ईमानदारी से मीडिया काम कर दे, 6ठे दिन कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, कई लोगों के ट्रांसफर होते घूमेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों यहां चर्चा किस बात की हो रही है कि कौन परमानेंट डीजीपी बनेगा, और उसमें भी किसे रोका जाएगा और किसकी उन खबरों को मीडिया के जरिए बताया जाएगा कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके टाइम में पेपर लीक हो गए। अरे पंडित तो अवसरवादी होता है साहब। हाँ, ये भी बात ठीक है।
और सर वो वोट कहाँ ले जाएगा भाजपा के अलावा? उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो ले कहाँ यही जाएगा तो अपना? गलत, यही भ्रम नहीं होना चाहिए। यही भ्रम कांग्रेस ने भी बहुत साल पाला, फिर जब नहीं 89 नहीं, से लेकिन कांग्रेस में टूटा है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो बहन जी जब पूर्ण बहुमत की आई तो ब्राह्मण उनके साथ जुड़ा, अखिलेश यादव जी आए तो ब्राह्मण उनके साथ जुड़ा, अखिलेश यादव जी के साथ ब्राह्मण जुड़ा है लोकसभा चुनाव में, तभी उनकी 36 सीट 37 सीटें आई हैं, कांग्रेस की भी 6 सीटें आई हैं। अब की बार बुंदेला जी को तो आप जानते होंगे, जुगल किशोर तिवारी बुंदेला, जी जी। एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी को नौकरी के 4 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने भ्रष्टाचार के, अपने सीनियरों के भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत कर दी थी। फिर बाद में उनका सस्पेंशन खत्म हुआ। वो लगातार मेरे ट्वीट पे लिख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ब्राह्मणों की बड़ी नाराजगी, इस बार ब्राह्मणों का बड़ा तबका उस उम्मीदवार को वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। और योगी के भक्त पत्रकार एक ऐसा डाटा निकाल के लाते हैं कि यूपी में बताएंगे, वो उनका बस चले, योगी के भक्त पत्रकारों तो बताते कि यूपी में ब्राह्मणों की 2-3% आबादी है। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की आबादी, जब जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे, सुन लीजिए, तो एक जाति जिसकी आबादी 10% से ज्यादा निकलेगी वो ब्राह्मणों की निकलेगी। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन वो जो भक्त पत्रकार है, वो जो 2-3% भी ब्राह्मण है, उन्हें घुसपैठिया क्यों नहीं शामिल करा देते? बीजेपी वैसे ही शेल्टर हाउस बना रही है, तो ये निकाल दिए जाए। आप समझिए ना। और फिर अवसरवादी होता है सर ब्राह्मण, तो अब तो अखबार उसमें पेपर में छप के आ गई। अरे ठीक है साहब। और जो कौन सा अभी नया क्वेश्चन आया था कल कक्षा 7 के, उसमें संस्कृत का, चल उन चीजों पे अब चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अब जो है, जो हालात समाजवादी पार्टी के अंदर 2016-17 के अंदर थे कि पार्टी कई खेमे में बट चुकी है, वो उत्तर प्रदेश में हो गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा कई खेमे में बट चुकी। एक खेमा योगी आदित्यनाथ का, एक खेमा केशव जी का, एक ब्रिजेश पाठक जी का है, और अब एक नया खेमा पंकज चौधरी जी का हो रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं। पार्टी पे सुनील बंसल ने भी पार्टी के 6-7% लोगों पे कब्जा कर रखा है। भाई साहब की अलग माया जाल है। और दिल्ली और लखनऊ में कितने संबंध मधुर हैं, इसमें आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिस अधिकारी का योगी जी एक्सटेंशन मांग रहे थे, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया केंद्र सरकार ने, तो उसको जो है रिटायरमेंट के बाद एक विशेष पद बनाया गया और राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया उनको। और सुनने में आता है कि बोला गया कि सारी फाइलें वहां जानी चाहिए। ऐसा मैंने देखा नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं। प्रशांत कुमार जी को डीजीपी का एक्सटेंशन नहीं मिला तो उनको उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा आयोग के पद पर आज तक, अध्यक्ष के पद पर कोई भी कुछ तकनीकी व्यवधान आया है, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स उस पर नहीं रहा है, कोई शिक्षा विधि बैठता उस पद पर भी व्यवस्था बनाई गई और व्यवस्था बना के फिर सच का आनंद लीजिए। अब आप बीच बीच में कनेक्शन भी कटता रहेगा इंटरनेट का, इसका नहीं सर, अब दोबारा बता दीजिए। उस पर कोई आईपीएस नहीं बैठ सकता उस पद पर, उस पर व्यवस्था की गई और उन्हें बिठाया गया। प्रशांत कुमार का कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है लगता है किसी खंबे उम्बे पे, वो रिकॉर्डिंग सुन के काट रहा है। चलिए सर, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग तो ऐसे ही बात करते रहे, ऐसे ही बात करेंगे। हमारा तो आदत है कि हमारा काम है सवाल करना, और इसे कोई छीन नहीं सकता है। इतनी आकांक्षा रखते नहीं है शाम को आप बताइए ना, दाल से रोटी मिल जाए। आप योगी जी इतने लोकप्रिय हैं, जरा मुझे बताइए शिव कुमार जी, 1 महीने में पहले 3 बार आरएसएस प्रमुख आते हैं मोहन भागवत जी, उसके बाद तमाम क्षेत्र पंचायतों के पास योगी जी खुद जाके मुलाकात करते हैं, और आज फिर 5 घंटे की मीटिंग हुई आरएसएस के क्षेत्र पंचायत और प्रांत प्रमुख और दोनों उप मुख्यमंत्री
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, संगठन मंत्री और योगी आदित्यनाथ के पीछे। आपने इतनी बैठकें लेते आरएसएस को कभी दूसरे राज्य में देखा है? बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कहीं देखा है? नहीं। इसका मतलब मोदी और शाह योगी से बात करने के ज्यादा मूड में नहीं है और आरएसएस चाह रहा है कि भैया दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखो, क्योंकि अगर गलती से उत्तर प्रदेश में सत्ता चली गई और ये 240 की सरकार, 240 में केंद्र की सरकार चली गई और गलती से राहुल गांधी और उनका कोई आदमी प्रधानमंत्री बन गया, तो कहीं आरएसएस के खिलाफ ही जांच न शुरू हो जाए। सर उसके खिलाफ तो इसलिए भी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने तो मंच से उसे एनजीओ बता दिया है। जो भाई साहब ये लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं ना पिछले 12 सालों से, भागवत जी उसके लिए परेशान है। इतना बड़ा लाव लश्कर होता है सर गाड़ियों के पीछे। नहीं सर, वीआईपी ट्रीटमेंट है सर। तो भाजपा अपने अंतर कलह में फंसी हुई है सर। देखते हैं सर क्या होता है। आलोक सर, बस एक छोटा सा बड़ा गंभीर सवाल है, अपराध के नाम पर आई भाजपा क्या अपराध के ही नाम पर जाएगी? देखिए 2022 में अगर ढंग से अखिलेश यादव ने टिकट का बंटवारा कर दिया होता तो 2022 में योगी जी की विदाई थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गलत टिकटों का वितरण और जीत के पहले ही जीत के जश्न की तैयारी ही 2022 में समाजवादी पार्टी को महंगी पड़ी थी। वो गलती उन्होंने 2024 में संभाल ली थी, सुधार ली थी। और योगी आदित्यनाथ ने 2024 की हार से कोई सबक नहीं सीखा है। उनके खास अधिकारियों ने समझा रखा है कि योगी जी आप बहुत लोकप्रिय हैं, आपके नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट देगी। और उनके भक्त पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि यूपी में भाजपा 300 सीटें जीतेगी और योगी जी आज की डेट में मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तमाम तरह के सूचनाओं के भ्रम के माया जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जो हकीकत हम दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, योगी का माया जाल या जमीनी या सच्चाई या जमीन की हकीकत। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और हम लोग तो इसके चश्मदीद गवाह हैं कि जब लोग उन्हीं के समर्थक पत्रकार 72, 77 और 76 सीटें दे रहे थे, हम तब भी 50 सीट इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। अरे भैया वो तो अच्छी बात है, जो जिसका खाता उसी का गाता है। चलिए सर, देखते हैं जनता क्या गाती है, उसकी प्रतीक्षा करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार। जनता सबकी हवा निकालती है।